Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 10 history chapter 3. We are continuing nationalism in India. Today we will continue part 4 or last part. So last part will start from the point how participants saw the movement. Participants जो थे मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किए थे वो लोग सब ये पार्टिसिपेशन कैसे किए, वो लोग कौन सा नज़रिए से देखे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई डिड द जॉइन मूवमेंट में वो ज्वाइन क्यों किए, उनका क्या क्या सब आइडियल्स था, और वो स्वराज का जो शब्द है वो स्वराज उनके लिए क्या मीनिंग था। तो ये जो कंट्री साइड में जो रिच पीजाइंट्स थे, जैसे कि हम बात करेंगे पटीदार ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। जो रिच पीजाइंट्स थे वो उनका जो इंथुसियास्टिक सपोर्टर्स जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो उनका जो इंटरेस्ट है सिविल डिसोबीडियंस में बहुत एक्टिव था। और वो बहुत सारे कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किए, और जिन 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 मेंबर का मन नहीं था, जो जो रिलेक्टेंट थे, उनको फोर्स किए पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को बाइकआउट किए। पर उनको बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ जब उनको 1931 में जो मूवमेंट चल रहा था, मतलब जो रेवेन्यू को उनका जो डिमांड था कि रेवेन्यू को कम किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, बिना टैक्सेस कम किए बिना ये बंद हो गया। तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर हम बात करेंगे जो पुअर पीजेंट्स थे उनका पार्टिसिपेशन कैसा था। पुअर पीजेंट्स कैसा, इसमें जो पीजेंट्स थे उनको सिर्फ ये मतलब उनका सिर्फ ये डिमांड नहीं था कि उनका जो रेवेन्यू है उनको ये रेवेन्यू पे काम किया जाए, उसके साथ साथ बाकी सारे डिमांड्स भी था। जैसे कि जो स्मॉल टेनेंट्स थे, जो स्मॉल वर्कर्स थे, उनको बहुत परेशान होता था। उनका जो रेंट था, जो टैक्स देने के लिए जहाँ रहते थे उस जगह का पैसा देने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होता था। और वो बहुत सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट किए, जिसके वजह से उनका वो सोचते थे कि हमारा जो डिमांड है वो पूरा हो सकता है। और जो बहुत सारे जो रिच पीजेंट्स थे वो उनका लैंडलॉर्ड्स के पास, जो उनका लैंडलॉर्ड्स का जो फोर्स किया जाता था, उनको भी बहुत ख़राब लग रहा था, उनको भी बहुत टॉर्चर होना पड़ता था। और बहुत सारे जो कांग्रेस पार्टी मेंबर्स जो थे उनका मतलब दे वेर नॉट, वो अनविलिंग थे, उनका इच्छा नहीं था कि ये जो नो रेंट वाला जो कैंपेन है उसको सिविल डिसोबीडियंस में या जो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट में ऐड किया जाए। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि जो स्मॉल वर्कर्स हैं उनका जब फुलफिल हो जाएगा उनका डिजायर, तो वो फिर चले जाएंगे, फिर जो नेशनल लेवल का जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसीलिए जो रिलेशनशिप था जो पुअर पीजेंट्स और जो कांग्रेस के बीच में, ये धीरे धीरे खराब होने लगा। फिर हम बात करेंगे बिजनेस क्लासेस जो थे उनका पार्टिसिपेशन कैसा था। बिजनेस क्लासेस जो थे उनका जो बहुत सारे कॉलोनियल पॉलिसी जो था, बहुत सारे कॉलोनियल एक्टिविटीज़ जो था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए, बंद कर दिए। उनमें से दो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे कि बताया गया है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जी बिरला। ये बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि कॉलोनियल का जो कंट्रोल किए थे, कॉलोनियल का मेंबर्स जो थे, वो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बहुत मायना करते थे वो। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, वो सपोर्ट किए, जो पहले लॉन्च किया गया था। और उनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिए, फाइनेंशियली मदद भी किए मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाने के लिए, और सेलिंग और बाइंग गुड्स। बहुत सारे बिजनेसमैन उनको पता चला, जो स्वराज जो था उनको पता चला कि स्वराज अगर हमारे पास आ जाएगा, वी विल रूल आवर सेल्फ, तो क्या होगा, जो रिस्ट्रिक्शन है बिजनेस के ऊपर, ये बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन और नहीं रहेगा, और हमारा बिजनेस बहुत दिन तक चलेगा। बट क्या हुआ कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलियर हुआ, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं होगा, हमारा जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, तो बिजनेस ग्रुप का भी थोड़ा सपोर्ट घट गया। फिर बात करेंगे इंडिविजुअल वर्कर्स। इंडिविजुअल वर्कर्स जो थे वो क्या करते थे, वो भी पार्टिसिपेट किए थे। वर्किंग क्लासेस जो थे, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस जो थे, लेकिन बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो ये एक हमारा कमी था। कुछ सोशल वर्कर्स पार्टिसिपेट किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कुछ सिलेक्टिव लोग गांधीयन प्रोग्राम्स को वो एक्सेप्ट करते थे और उसमें जाके पार्टिसिपेट करते थे। तो इसमें हम बात करेंगे
जो वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उनका जो बॉयकॉट करते थे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते थे, और उनका जो वेजेस था, उनका जो लो वेजेस था, उसके विरुद्ध भी लड़ाई करते थे। जो पुअर वर्किंग कंडीशन था, वो भी उसका अगेंस्ट में वो लड़ाई किया करते थे। फिर जो रेलवे वर्कर्स थे, रेलवे वर्कर्स 1930 में वो स्ट्राइक किए थे। और जो डॉक वर्कर्स थे, जो शिप मेकर्स थे, वो 1932 में वो रिवॉल्यूशन किए थे या मूवमेंट किए थे। 1930 में क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ टीन माइंस वर्कर्स जो थे वो भी गांधी कैप्स को फॉलो करके वो पार्टिसिपेट किए थे, रैली किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। बट कांग्रेस ने उनको भी इनका डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए थोड़ा हिचकिचाया, तो इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सपोर्ट भी थोड़ा घट गया। और फिर बात करेंगे ओमेन, रोल ऑफ ओमेन। गांधी जी जब सॉल्ट मार्च प्रस्तुत किए थे, जो सॉल्ट बात कर रहे हैं, दांडी मार्च, उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वोमेन पार्टिसिपेटेड, उसमें प्रोटेस्ट किए पार्टिसिपेशन में। और जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में मदद किए, और जो फॉरेन क्लॉथेस था, फॉरेन गुड्स था, लिकर था, शॉप था, उसके सामने पिकेटिंग किए, स्ट्राइक किए, और बहुत सारे जेल भी गए हैं। तो गांधी जी का जो कॉल था कि नहीं, वुमेन लोगों को सक्रेड सेवा करना चाहिए, हमारा देश का उनका ड्यूटी है, वुमेन लोगों का ड्यूटी ये ज़रूरी है। तो गांधी जी खुद कन्विंस हुए कि नहीं, वुमेन जो माँ लोग हैं, जो बहन लोग हैं, उनका ड्यूटी ये है कि टू लुक आफ्टर होम एंड हेड, एंड गुड मदर होना चाहिए, आइडियल मदर होना चाहिए, गुड वाइफ्स होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ देखा गया वुमेन लोगों का सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस देखा गया, कि ओनली सिंबॉलिक प्रेजेंस देखा गया। तो फिर बाद में जो सिविल डिसोबीडियंस हुआ, उसका डिमेरिट्स क्या था, कैसे, मतलब इतना स्लो कैसे हुआ, इसका लिमिटेशन हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है, इसमें सारे सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट नहीं किए थे। स्वराज का मीनिंग वो अलग अलग समझ रहे थे। और जो दलित पार्टिसिपेशन था, दलित पार्टिसिपेशन जो अनटचेबल्स, बाद में बहुत बड़ा इशू हुआ, भीमराव रामजी आम्बेडकर and some of the other lower classes groups, they made their own rally, they demanded their own groups। फिर बात हुआ, गांधी जी coined the term हरिजन, जो कि द पीपल ऑफ गॉड। फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद ये सब जो मेन मोटो था मूवमेंट का, थोड़ा स्लो हो गया। और जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो ख़त्म होने के बाद, मुस्लिम्स लोग भी फील करने लगे कि नहीं नहीं, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी नीड ऑल्सो सेपरेट ग्रुप्स और सेपरेट पॉलिटिकल पावर। तो हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन था, धीरे धीरे ओर्सन होने लगा, धीरे धीरे खराब होने लगा। रिलीजियस प्रोसेशन जो हुआ करता था, धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक होने लगा। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम वो क्या किए, जो मूवमेंट को बाद में ये और रिस्पॉन्ड उतना अच्छा से नहीं किए। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स क्या किए, वो इम्यूनिटी लाने के लिए, जो मुस्लिम स्टेटस को था, वो सोचे कि हम माइनॉरिटी हैं, हमारा जो कल्चर है उसको डोमिनेट किया जाएगा, सो दे ऑल्सो विथ ड्रीव देयर सपोर्ट। फिर ये जो हमारे लास्ट में फाइनली जो भी हुआ, फाइनली सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। लास्ट में क्या हुआ, हमारे जितने सारे स्ट्रगल हुआ, ये जो लंबा प्रोसेस था, उसमें हमको मदद किया इकट्ठा करने के लिए बाद में। और हमारा जो हिस्ट्री था, हमारा जो फोकलोर था, ट्रेडिशनल सॉन्ग था, प्रिंट्स था, पॉपुलर प्रिंट्स था, सिंबल, ये सब नेशनलिज्म लोगों का मन में दिलाया। जो फोकलोर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स, ये सब बहुत मदद किया हमारा जो आइडेंटिटी को और अच्छा करने के लिए। फिर ये जो भारत माता बनाया गया, भारत माता को कैसे बनाए, एक कंट्री को बनाना उतना आसान नहीं था, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े हैं, जैसे जर्मनिया, इटालिया ये सब बनाए थे, वैसे ही भारत माता एक बनाए। सबसे पहले भारत माता जो इमेज है, ये पिक्चर है, पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बनाए थे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सबसे पहले ये इमेज को बनाए थे। 1870 में वो क्या किया, वंदे मातरम एक कंपोज किए, जो कि हमारे नेशनल सॉन्ग हम बात कर रहे हैं, वंदे मातरम। और अवनींद्रनाथ टैगोर एक पेंट किए थे, फेमस इमेज भारत माता के, जो फिगर नंबर 12 में हुआ आपकी किताब में। उसमें क्या है, भारत माता एक पोर्ट्रेट फिगर में है, एक एसेटिक जो सेंट हम कहते हैं, और उसमें सी इज़ वेरी काम और कंपोजिंग डिवाइन
एंड स्पिरिचुअल लुकिंग में वो मैं बनाए थे। जो हम फिर देखेंगे कि जो मूवमेंट हुआ, फोकलोर जो था, जो गांव का सॉन्ग था, ट्राइबल सॉन्ग जो था, वो लोगों का मन में बहुत इनोवेटिव वाला, बहुत कोऑपरेट करने वाला ये गाना था लोगों का मन में यूनिटी लाने के लिए। और बाद में क्या हुआ, ट्राई कलर फ्लैग है हमारा, रेड ग्रीन और वाइट, बाद में वो रेड वाला सफरेन हुआ। ये जो एक स्पाइनिंग व्हील था बीच में उस समय में, और ये सेंटर में रहा, क्या रिप्रेजेंट किया, ये गांधीयन आइडियल, जो कि हम सेल्फ हेल्प के लिए ये यूज हुआ था। और भारत लोग जो थे, वो उनका जो हिस्ट्री था, उनका जो खुद का जो क्वालिटी था पास्ट में, जो ब्रिटिश लोग सोचते थे कि इंडियंस दे आर द फुलिश पीपल, सो वी आर रूलिंग ओवर देम, लेकिन हमारे ये फोकस की आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजियस एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ये सब सारे जो हमारा अचीवमेंट था वो फोकस किए कि हम ये सब हमारे फ्यूचर पास्ट में हम किए हैं, जो कि फ्यूचर में बहुत मदद मिलेगा हमारे हमको एनर्जी देने के लिए। फिर फाइनल हम देखेंगे ये जो बहुत ग्रोइंग एंगर था हमारे देश के लोगों के बीच में, ये बाद में इकट्ठा करने के लिए, ब्रिंगिंग टुगेदर, इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा हुआ। और जो ग्रुप्स थे, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स थे, वो भी कॉमन स्ट्रगल में जो फ्रीडम के लिए पार्टिसिपेट किए, जो हमारा इम्यूनिटी बढ़ा। गांधी जी प्लेड ए पाइवोटल रोल, गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे जो हमारा नेशनल स्ट्रगल में। और जो पार्टिसिपेट किए थे उसमें कांग्रेस का, जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसका जो लीडरशिप लेके लोगों का जो प्रॉब्लम्स था उसको सॉल्व करके कैसे हमारे देश का जो आज़ादी को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश का आज़ादी पाने के लिए जो प्रोसेस चल रहा था उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो बहुत मदद किए थे। फाइनल 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत किए थे। और गांधी जी का जो फेमस स्लोगन था, डू और डाई, करो या मरो, ये बहुत फेमस था। और फाइनली भारत माता को और भैया भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिला। सो दिस वाज ए लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर भारत माता की जय। सो डियर किड्स, all the parts, part 1, part 2, part 1, part 3, you will get in the um, notification section, we can say that the description. And for this today, this much is all about the day. Once again we'll meet in the next chapter, next video. All of you take care of your studies. Thank you all.